हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखने के पहले हमें रोटेशनल मोशन के बारे में सीखना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन क्या होती है? सो व्हेनेवर द बॉडी इज रोटेटिंग और व्हेनेवर द होल बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई भी एखादी बॉडी एखादे एक्सिस को लेके घूमती है, एक फिक्स्ड एक्सिस को लेके घूमती है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन अगर हम कहें तो मोशन ऑफ द टॉप इज अ रोटेशनल मोशन, या एखादा द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल, दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन। तो व्हेनेवर द होल बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि तुम्हारा पंखा है, सीलिंग फैन है, उसके पूरे ब्लेड्स, तो ब्लेड्स की मोशन, अगर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन बोलेंगे तो वो सर्कुलर मोशन हो गई। लेकिन व्हेन द होल बॉडी रोटेट्स, यानी कंप्लीट फैन जब एक एक्सिस को लेके रोटेट करता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी मोशन और रोटेशनल मोशन में सबसे पहला हमें डिफरेंस ध्यान में लाना चाहिए। रिवॉल्यूशनरी मोशन मतलब क्या? जब एखादा पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस में घूमता है तो उसको रिवॉल्यूशनरी या सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन यानी क्या? जब एक पूरी बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स एक्सिस के लेके, मतलब उस बॉडी का, जब एक आधी बॉडी रोटेट करती है तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, लेकिन वो पूरी बॉडी एक फिक्स एक्सिस को लेके घूमेगी। तो ऐसे जैसे कि हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ अपने एक्सिस को लेके रोटेट करती है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता है तो वो उसकी रिवॉल्यूशनरी मोशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिनिंग मोशन भी होती है। स्पिनिंग मोशन, जैसे टॉप भंवरा स्पिन करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक एक्सिस को लेके स्पिन करता है। तो ये स्पिनिंग मोशन या इसी को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोटेशनल मोशन बॉडी को किस वजह से मिलती है? ड्यू टू विच फैक्टर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अराइजेस? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो रोटेशनल मोशन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वजह से बॉडी को रोटेशनल मोशन मिलती है। तो ये टॉर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? तो टॉर्क के कई कंसेप्ट है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल। टॉर्क के कई कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल और दूसरा कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो, सबसे पहले कि सपोज ये तुम्हारा नल है, टैप, दिस इज अज्यूम्ड टू बी द टैप थ्रू व्हिच द वाटर इज कमिंग आउट, एंड इस टैप को खोलने के लिए या क्लोज या ओपन करने के लिए यहाँ पर नॉब होता है। तो जब हम नल को खोलना है, ओपन करना है या क्लोज करना है, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। कैन यू सी दैट? यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो जब ये फोर्स लगाते हैं नल को, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाता है, राइट? जब हम नल को खोलने या बंद करना की कोशिश करते हैं तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दो फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एक पर्टिकुलर सेपरेशन रहेगा। तो ये दो फोर्सेस, व्हेन टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस, दे आर फॉर्मिंग अ कपल। जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और एक पर्टिकुलर सेपरेशन में मेंटेन होते हैं, तो ये दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और अपोजिट डायरेक्शन वाले, दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन है, तो इनको मिलके बनता है कपल। और कपल की वजह से बॉडी को प्योरली रोटेशनल मोशन मिलती है। कैसे निकालते हैं कपल? तो देखो, टॉर्क कैसे निकालते हैं? टाउ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स। देखो, एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है, F2, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो हमें सफिक्स डालने की जरूरत नहीं। तो टॉर्क कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी किसी भी दो फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। वेक्टर नोटेशन में टाउ को लिखा जाता है, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, वेक्टर नोटेशन में। और आपने 11वीं में वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम कहते हैं ए बार क्रॉस बी बार, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा, तो मॉड ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बट मॉड ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार हमें क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है। तो इसीलिए हम
टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एफ अप्लाइड फोर्स। तो बॉडी को रोटेशनल मोशन टॉर्क की वजह से मिलती है। और टॉर्क कैसे अराइज होता है? तो टॉर्क कपल की वजह से होता है। जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और अपोजिट डायरेक्शन वाले सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस, दे फॉर्म्स अ कपल एंड कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। कपल जो है वो बॉडी के अंदर प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कपल की वजह से बॉडी को टॉर्क मिलता है और टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है। तो ये हो गया मोमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। कैसे रीड करते हैं इसको? ये व्हाट इज दिस आर? ये आर को हम कहते हैं मोमेंट। दिस इज कॉल्ड मोमेंट, MOMENT। मोमेंट is a moment of force, or you can say the effect of force, or you can say the moment of couple. What is the definition of torque? The moment of force is called as torque. The moment of couple is called as torque. The effect of force is called as torque. The rotational effect of force is called as torque, and the torque produces purely rotational motion. तो ये कपल वाले कई एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। एक ये जो नल वाला एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में और पर्टिकुलर सेपरेशन में आप लगाते हो। जैसे कि एक और कि ताले में जब चाबी डालते हैं, किस वजह से? यानी लॉक को अनलॉक करने के लिए, ताले को ओपन करने के लिए, लॉक को अनलॉक करने के लिए जब हम चाबी डालते हैं तो व्हेन यू आर इंसर्टिंग द की इनटू द लॉक, सो यू आर जस्ट अप्लाइंग अ काइंड ऑफ फोर्स इन दिस वे। सो जब ये फोर्स लगता है तो एक फोर्स यहाँ से लगेगा ऐसे, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, राइट? देखो फोर्स कैसे लगेगा, the one kind of you are applying or you are inserting a key into the lock in this way like that। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स इस दिशा में लग रहा है। तो अगेन वहां पर ये तुम्हारी की हो गई और ये की के एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर फोर्स लग रहा। सो अगेन दे आर फॉर्मिंग अ कपल एंड फिर से कपल की वजह से टॉर्क मिलेगा। तो ये भी कपल वाला एग्जाम्पल है, इसके भी टॉर्क मिलता है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जब हम 4 व्हीलर या कार चलाते हैं और सामने हमें को हमारे एक आधा सर्कुलर टर्न आ रहा है, सर्कुलर टर्न, तो सर्कुलर टर्न लेने के लिए जो स्टेयरिंग है वहां पे हम उसको ऐसे स्टेयरिंग को ऐसे घुमाते हैं। तो स्टेयरिंग को जब घुमाते हैं तो एक फोर्स यहाँ से लगता है, एक फोर्स स्टेयरिंग का यहाँ से लगता है। ये देखो तुम्हारा कार का स्टेयरिंग, तो एक इधर से लगेगा तो एक इधर से लगेगा। ये तुम्हारा कार का स्टेयरिंग है, राइट? तो इस प्रकार एक फोर्स यहाँ से लगता है, एक फोर्स यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक सब सेपरेशन मेंटेन होता है। तो ये भी कपल बनता है और इस कपल की वजह से टॉर्क मिलता है एंड नाउ द कार इज एबल टू टेक अ टर्न। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हम मोमेंट ऑफ कपल के देख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के कौन से एग्जाम्पल है वो देखिए। व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स? द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो उसमें देखो, जब एक आधा दरवाजा या डोर को ओपन या क्लोज करना है, दिस इज सपोज्ड टू बी द डोर ना, यहाँ पर हिंजेस, दिस आर कॉल्ड हिंजेस वेयर द डोर इज अटैच्ड। तो ये हिंजेस है उस डोर के लगे हुए, ये देखिए यहाँ पे एक हिंज और यहाँ पर एक हिंज, और ऐसे तुम्हारा दरवाजा लगा हुआ है, इस हिंजेस को अटैच करा हुआ है। दिस इज योर डोर लाइक दैट एंड दिस इज व्हाट द एज ऑफ द रूम एंड दिस इज व्हाट अ डोर। तो जब ये हिंजेस को अटैच करा हुआ डोर जो है, इसको ओपन या क्लोज करना, हम इसको या तो बंद करने जाएंगे या खोलने के लिए जाएंगे, तो कभी भी देखना यहाँ पर हम उसको हैंडल लगाते हैं, दरवाजे को एक्सट्रीम एंड पे हैंडल लगाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस हैंडल की जो दूरी होती है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये होती है r, और हम जो इस हैंडल की तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं इन दिस वे लाइक दैट, देखो ये लगा रहे हैं हम फोर्स, दिस इज व्हाट अ फोर्स अप्लाइड। ये जो फोर्स लगा रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो इसमें भी इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। इससे भी टॉर्क मिलता है, तो वो भी टॉर्क हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार एंड मैग्नीट्यूडिकली यू कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि ये आर और ये जो तुमने फोर्स लगाया हैंडल की तरफ, ये तो आर और एफ के बीच का एंगल, ये दिस वन इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो आपको पता है कि साइन 91 होता है, मैक्सिमम होता है।
तो अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री then tau is equal to RF sin 90, that is RF. So this is the maximum torque that you can apply on the door, so that the door can easily open and close, so that the door can easily rotate, so that the door can easily rotate. तो ये टॉर्क को भी एक hinges को, ये देखो this is a hinges and this is what a door is opening or closing. तो डोर को भी दरवाजा बंद या खोल कर बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है. तो ये टॉर्क लगाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमें कम एफर्ट लगे और इसीलिए हम हिंजेस के वहां से काफी दूर पोजीशन पे हैंडल लगाते हैं दरवाजे के. जब भी हम दरवाजे को हैंडल या खिड़कियों को हैंडल लगाते हैं तो वो खिड़कियों को या बंद या चालू करने के लिए हम उस हैंडल को हमेशा दरवाजे से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाते हैं. ऐसा क्यों? जितना ज्यादा हम आर मेंटेन करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे उतने कम फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. देखो जितना ज्यादा आर लगाएंगे आप लोग उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा रखोगे उतना एफर्ट की कम जरूरत पड़ेगी. अगर आपने ये हैंडल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी करीब लगाए, यानी यहाँ पर लगाते हो, तो अब आपको दरवाजा बंद या ओपन करने के लिए ज्यादा तकलीफ होगी. बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ दरवाजा बंद या ओपन करना पड़ेगा और इसीलिए हम लोग हैंडल को हमेशा एक्सट्रीम एज पे लगाते हैं ताकि हमें कम एफर्ट की जरूरत पड़े और जो टॉर्क हमें मिलना चाहिए वो सफिशिएंट टॉर्क मिल भी पाए और एफर्ट भी कम पड़े. तो यू आर मेंटेनिंग अ कैपिटल आर, दैट इज small r, that is a perpendicular distance from the axis of rotation as a more, then the effort is less. तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे tau is equal to r into f, तो इसको बोलते हैं मोमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अ टॉर्क. इसके प्रीवियसली मैंने जो एग्जांपल बताया दैट इज अ मोमेंट ऑफ कपल इज आल्सो कॉल्ड एज अ टॉर्क. लिसन केयरफुली नाउ. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, द मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड एज अ टॉर्क, and the torque produces purely rotational motion. And now we are going to study the details about the rotational motion. तो कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो डेफिनेटली उसको रोटेट करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ने इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है. एंगुलर वेलोसिटी हमको मालूम है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ये सब हमने इसके प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है. लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन अभी जो मैं अगले क्वांटिटी के बारे में आपको नए क्वांटिटी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें एक डेरिवेशन डिराइव करना पड़ेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले हमें एक डेरिवेशन को डिराइव करना पड़ेगा दैट इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. एक एक्सप्रेशन पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे. तो लेट अस डिराइव द डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो ये जो अभी यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो कि दिस इज अज्यूम टू बी एक रिजिड बॉडी. ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है. रिजिड मतलब क्या कि जब वो बॉडी रोटेट करेंगी तो उस बॉडी का कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा. When the whole body rotates and assume to be the body is made up of number of particles, when the whole body rotates each and every particle will remain same at their place. जब पूरी बॉडी रोटेट करेंगी तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल अपने अपने जगह को नहीं छोड़ेगा. ये होना चाहिए और इसीलिए हम लोग ने बॉडी को रिजिड बॉडी लिया है. ठीक है. सो लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी. यहां से डेरिवेशन शुरू करेंगे. लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी rotating about an axis, passing through point O, with constant angular velocity, ओमेगा. अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मालूम है. तो एक रिजिड बॉडी लेते हैं जो कि जिसका मास कैपिटल M है और जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है
और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो लेट अस अज्यूम दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particles. Let us assume that body is made up of n number of particles of masses m1 m2 m3 so on like that up to mn। अज्यूम करते हैं कि वो बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, तीसरे पार्टिकल का मास m3 एंड सो ऑन लाइक दैट nth नंबर वाले पार्टिकल का मास mn। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3 सो ऑन लाइक दैट। अज्यूम करते हैं कि वो एक बॉडी जिसका टोटल मास है कैपिटल M। नाउ लेट कैपिटल M बी द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हमने उस बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बांट दिया। तो लेट दिस पार्टिकल्स, कौन से ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट दीज पार्टिकल्स are situated at perpendicular, let these particles are situated at perpendicular distances, r1, r2, r3 so on like that। तो वैसे nth नंबर ऑफ वाला पार्टिकल जो है mn वो rn उतनी दूरी पे है। ओके, so let these particles are situated at perpendicular distances r1, r2, r3 so on like that up to rn respectively। अज्यूम करते हैं कि ये पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पार्टिकल से बने हुए बॉडी और ये सभी पार्टिकल्स अपने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरी पे है। तो जैसे पहला पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, वैसे nth वाले पार्टिकल का डिस्टेंस rn है, ठीक है। अब जब ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगी, तो ध्यान से सुनो, जब ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगी तो हर एक पार्टिकल भी सर्कल में गोल गोल घूमेगा। जैसे कि ये पार्टिकल m1 है जिसकी रेडियस है r1, तो ये अपने सर्कल में घूमेगा। ये m2 अपने r2 वाले रेडियस वाले सर्कल में घूमेगा। तो वैसे ये m3 वाला पार्टिकल अपने r3 रेडियस वाले सर्कल में घूमेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, वो हर एक पार्टिकल का अलग अलग है। तो even though when the whole body rotates with the constant angular velocity omega, so each and every particle will also experience the same angular velocity। ये बात तो क्लियर है कि अगर मैं ऐसे एक पर्टिकुलर एक्सिस को लेके रोटेट करती हूँ तो मेरे बॉडी का हर एक पार्ट उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी अनुभव करेगा जितनी पूरे बॉडी की है, राइट। तो ठीक है, तो बॉडी जितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी का हर एक पार्टिकल घूम रहा। लेकिन क्या लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की सेम होंगी? क्या नहीं होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटीज आर टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो लेकिन हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है, लेकिन हर एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरी पे है, तो इवन दो द ओमेगा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल बट आर इज नॉट सेम एंड हेंस वी इज नॉट सेम फॉर एवरी पार्टिकल। सो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि even though the angular velocity of each particle is same but the linear velocity of each particle and every particle is different। तो हम बोलेंगे even though the angular velocity of each particle is same but the linear velocity is different। Even though the angular velocity of each particle is same but the linear velocity is different, therefore
पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल की लिखेंगे v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, एंड सिमिलरली nth नंबर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लिखेंगे vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ठीक है, तो हर पार्टिकल सर्कल में जब पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, और हर एक पार्टिकल की सर्कल में घूमते वक्त एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अभी हम एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी 1। तो इन जनरल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो मैं बोलूंगी हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, लेकिन v1 की वैल्यू तो r1 ओमेगा है, v1 की वैल्यू क्या है r1 ओमेगा, तो हाफ ऑफ m1 और v1 की जगह पे डाल दो r1 ओमेगा, उसका स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल निकालना है तो मैं लिखूंगी हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। अब v2 की वैल्यू क्या है r2 ओमेगा, तो वो वहां पे डाल दीजिए हाफ ऑफ m2 v2 के बदले r2 ओमेगा, उसका स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। This is the kinetic energy of second particle. Now similarly मुझे kinetic energy of nth particle निकालना है। Kinetic energy of nth particle is half of mn vn square, लेकिन vn की वैल्यू है rn ओमेगा, vn की वैल्यू क्या है rn ओमेगा, तो हाफ ऑफ mn vn के बदले डालेंगे rn ओमेगा, उसका स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। तो अभी हम करेंगे टोटल समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेट अस डू द काइनेटिक एनर्जी टोटल। लेट अस डू द काइनेटिक एनर्जी टोटल इज द समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 एंड सो ऑन लाइक दैट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी 1 जो हमने यहाँ पे निकाला है, यू कैन सी हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, half of m1 r1 square omega square. Similarly kinetic energy of second particle half of m2 r2 square omega square and so on like that. आखिरी वाला nth वाला पार्टिकल half of mn rn square omega square. Now इसमें से अगर आपको जो कॉमन नजर आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा हाफ कॉमन ले लेते हैं यहाँ इस लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे डालेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन लाइक दैट अप टू mn rn स्क्वायर, और राइट कॉर्नर में मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, यानी एक्चुअली इस टर्म में से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो हाफ को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, अंदर डालेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, और राइट साइड में ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी टोटल। लेकिन अगर पूरी बॉडी रोटेट कर रही है और हम लोग ने हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन निकाली और सभी की समेशन करेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जो सभी पार्टिकल सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाफ कॉमन और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये जो टर्म है आई एम जस्ट मेकिंग द अंडरलाइन ओवर हियर, हाफ ऑफ कॉमन ले लिया, और जो टर्म अंडरलाइन करी हुई है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, दिस कंप्लीट टर्म इज डिनोटेड बाय द न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड कैपिटल I। तो इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये टोटल इज नथिंग बट रोटेशनल, सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज हाफ ऑफ, और ये पूरे टर्म को मैं रिप्लेस करूंगी दिस वन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर लाइक दैट, ये पूरे टर्म कैपिटल I सिंबल से रिप्लेस करेंगे, दैट इज द क्वांटिटी इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही वो क्वांटिटी है जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इज कॉल्ड एज I एंड व्हिच इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? What is this moment of inertia states or what is mean by that? तो moment of inertia represents the inertia of the body in rotational motion। आप बोलेंगे कैसे मैडम, बताइए, एक्सप्लेन करिए।
तो देखो, अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती, सपोज अज्यूम करते हैं कि ये पूरी बॉडी जिसको हम लोग ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बॉडी का टोटल मास था कैपिटल M, राइट। और अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती और ट्रांसलेट कर रही होती, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन आपको मिलती हाफ ऑफ mv², राइट। अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती और ट्रांसलेट कर रही होती, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होती हाफ ऑफ mv²। लेकिन ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई हाफ ऑफ I⍵²। तो देखो, दिस V स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी इन ट्रांसलेटरी मोशन। ये V क्या है? ये बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो ये ओमेगा क्या है? ये बॉडी की रोटेशनल स्पीड है रोटेशनल मोशन में। देखो, ये है लीनियर वेलोसिटी इन ट्रांसलेशन मोशन, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। मतलब जो काम ये क्वांटिटी करती है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम ये क्वांटिटी करती है रोटेटरी मोशन में, ठीक है। फिर कैपिटल M, जो काम ये कैपिटल M करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम ये क्वांटिटी करती है कैपिटल I रोटेटरी मोशन में। तो फिर ये कैपिटल M क्या काम करता है? ये कैपिटल M क्या करता है? क्या काम करता है ये? तो कैपिटल M यानी कि मास represents the inertia of the body in translatory motion. Capital M represents the inertia of the body in translatory motion. So capital I also represents the inertia of the body in rotational motion, and hence this is called as a rotational inertia. देखो, जो काम कैपिटल M करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम कैपिटल I करता है रोटेटरी मोशन में। तो कैपिटल M क्या काम करता है? कैपिटल M represents the inertia of the body in translatory motion. So capital I represents the inertia of the body in rotatory motion, and hence it is called rotational inertia. इसको moment of inertia भी कहते हैं. It is also called the moment of inertia or rotational inertia. And what is the role played by the moment of inertia? The moment of inertia represents the inertia of the body in rotational motion. तो आप बोलेंगे मैडम inertia of the body in rotational motion क्या चीज है? हमको तो कुछ भी नहीं समझा। तो एकदम सिंपल से, अगर आपका पंखा या फैन अभी रोटेट कर रहा है, सडनली आप पावर कट ऑफ कर दोगे, तो ये पंखा सडनली नहीं रुकता है। पावर यानी पावर ऑन है राइट नाउ और पंखा घूम रहा है, लेकिन सडनली आपने क्या मन में लगाया कि चलो भाई पंखा बंद कर लेते हैं, ठीक है, पावर कट ऑफ कर दिया आपने, स्विच बंद कर दिया। लेकिन क्या स्विच बंद करने के बाद तुरंत आपका पंखा रुकेगा? नहीं रुकेगा। इट विल टेक अ सर्टेन टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम लेगा रुकने के लिए। अब ये टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया डेवलप हो चुका था, जिसकी वजह से उसको आदत हो गई थी रोटेट करते रहो, ये आदत हो गई थी, और आदत सडनली कोई छूटती नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा पंखा रोटेट कर रहा था, हमने पावर कट ऑफ किया तो पंखा सडनली इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसको रोटेशनल इनर्शिया उसके अंदर डेवलप हो गया था, उसके अंदर टेंडेंसी आ गई थी कि रोटेट करने की, घूमते रहो रोटेट करते रहो, ये टेंडेंसी आ गई थी। और सडनली ये टेंडेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये जो टेंडेंसी आ गई थी उसके अंदर, ये जो दे रहा था उसको टेंडेंसी, वो कौन दे रहा था? रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, गॉट इट। और ये है बॉडी को सडनली उसकी स्टेट चेंज करने के लिए रोकता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है। हमारे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र उंगली पे घूमता रहता है, सुदर्शन चक्र, उसके अंदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, उसको भी रोटेशनल इनर्शिया रहता है, जिसकी वजह से जब वो कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ता है, तो जब वो दुश्मन के गले को सीधा काट के निकलता है। क्यों? एक तो उसको स्पोक्स होते, नुकीले स्पोक्स, और ऊपर से वो रोटेट करता हुआ रहता है, तो उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया है, तो ट्रिमेंडस एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेट करता रहता है। जब एक कृष्ण भगवान उस सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं, तो वो रोटेशनल इनर्शिया की वजह से जब आता है दुश्मन के गले की तरफ, तो ऑलरेडी उसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है उसको, और उसको आदत हो गई थी रोटेट करने की, और ऐसी आदत सडनली छुट्टी नहीं है, और जब आता है तो सीधा काट के चले जाता है। वही एक आधी बॉडी सपोज अगर रेस्ट में है, सर्कुलर बॉडी, इट इज ओनली एट रेस्ट, इट इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल, तो वो सिर्फ रोटेट कर यानी वो सिर्फ रेस्ट पे रहेंगी, तो उसके नुकीली धार वाले भी स्पोक्स भी रहेंगे, तभी भी वो इसको काटेंगे नहीं। लेकिन जब वो स्पीड में आएंगी, रोटेट करेंगी, तो उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया डेवलप होगा, और उस सिचुएशन में अगर उसके सामने में रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो काट के निकलेगा। अगर घूमते हुए मिक्सी के ब्लेड्स, मिक्सी के ब्लेड्स को धार रहती है,
लेकिन जब वो रेस्ट पे है वो मिक्सी के ब्लेड्स, तब उंगली डालो, नहीं कटेगा। तब उंगली कटेगी क्या? सिंपल सी बात है। मिक्सी के ब्लेड्स चालू है, मिक्सर उसके ब्लेड्स चालू है, तो अभी राइट नाउ ब्लेड्स उसके डले हुए हैं और वो रेस्ट पे है, ब्लेड घूम नहीं रहा मिक्सी, और अभी आप उंगली डाल के देखिए आपकी उंगली नहीं कटेगी। लेकिन जब वो घूमना चालू कर देता है, स्पीड में आ जाता है, और तब आप उंगली डालिए, आपकी उंगली कटेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया डेवलप हो चुका था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप हो चुका था, जो सडनली उसको रोकने नहीं देता है। और ऐसे सिचुएशन में आपकी उंगली अगर बीच में ऑब्स्टेकल आ जाती तो वो उसको रोक के यानी काट के आगे बढ़ता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दिस इज व्हाट एक्चुअली व्हाट आई मीन, व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर डेवलप होती है सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में, और ये बॉडी का इनर्शिया रिप्रेजेंट करने का काम करती है रोटेशनल मोशन में। तो अभी हम इस क्वांटिटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें ये डेरिवेशन हमने पढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन निकाला, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जो काम कैपिटल आई करता है, यानी जो काम कैपिटल एम करता है, वही काम कैपिटल आई करता है। तो कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, so similarly capital I represents the inertia of the body in rotational motion.